वो बेंच अवेलेबल नहीं होता जो पहले से ऑलरेडी मामले को सुन रहा है और उसके पास कुछ फैक्ट्स हैं और उसने अपने नोट्स लिए हुए हैं, तो दूसरी अदालत ये कंसिडर करती होती है कि बेहतर है कि हम उसी अदालत का इंतजार करें और मुकदमा उन्हीं को रेफर करें, ना कि हम नए सिरे से इसको सुनना शुरू करें और हम अच्छा खासा टाइम लगेगा उसको नए सिरे से समझने में। तो बेहतर है कि जिस अदालत ने ऑलरेडी सुना है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो आज 23 तारीख को उस पहले वाली अदालत जिसके अंदर पहली दफा नोटिस जारी हुए थे, जैसे सलाउद्दीन साहब, उनके पास ये मुकदमा लगा, जहां पर जो प्रोसीडिंग्स हुई, ये प्रोसीडिंग्स कोई मुद्दई मुकदमा के खिलाफ नहीं हुई। मुद्दई मुकदमा को ये नहीं कि मुद्दई मुकदमा कहे जा रहा था, मुद्दई मुकदमा गुजारिश करे जा रहा था और हाईकोर्ट मान नहीं रहा था, तो ऐसा नहीं हुआ। मुद्दई मुकदमा से पूछा गया, जिब्रान नासिर से पूछा गया कि आप हमें ये बता दें कि आपने ये ट्रायल कोर्ट के अंदर क्यों नहीं गए और यहां क्यों आए हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि जनाब ट्रायल कोर्ट तो अभी जाके बनी है, ट्रायल कोर्ट का मुकदमा तो अभी जाके क्लियर हुआ है कि कौन सी अदालत ट्रायल कोर्ट होगी, क्योंकि चलान आया है लास्ट डेट पर और वो अब मुतल्लिका अदालत में पहुंच चुका है। इससे कबल जिस कोर्ट के अंदर चलान की जिम्मेदारी थी कि चलान आ रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, जा रहा था, ये चीजें पेश हो रही थी, मुलजमान की हाजिरियां लग रही थी, वहां पर हमने बहरहाल दरखास्त दी थी और वो हमारी दरखास्त खारिज होगी और वो जो मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए यही फैक्ट्स उन्होंने वहां नरेट कर दिए, जिस पर अदालत ने कहा कि अब क्या स्टेटस है, आपका चलान एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। तो जिब्रान नासिर ने जो सही फैक्ट्स थे वो सामने रखे कि जनाब ना एक्सेप्ट हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि जब से चलान आया उसके बाद से कोई प्रॉपर प्रोसीडिंग हो नहीं सकी। लेकिन इस वक्त बहरहाल जो चलान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 है शर्की के, जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है, एक स्पेशल कोर्ट है, वहां पर मौजूद है और वहां पर इसका फैसला होना है कि चलान एक्सेप्ट होना है या रिजेक्ट होना है। जिस पर अदालत ने कहा तो फिर ये मुनासिब नहीं कि वही अदालत फैसला करे, तो मुद्दई मुकदमा को बहरहाल इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं था। जिब्रान नासिर को भी इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं था, जो मुझे समझ आई है न्यूज रिपोर्ट्स के अंदर से, हर चीज के अंदर से, जो लोग वहां मौजूद थे उनसे बात करके, उनको इस चीज के ऊपर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि ये एक्चुअली डोमेन बनती भी उसी अदालत की है जिस अदालत के पास चलान अब है। और वो क्योंकि अक्सर आपको ऐसे मामला को डिसाइड करने के लिए रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, आपको चीजें तलब करनी पड़ती हैं, आपने वो चीजें तलब करनी है तो वो सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर चली जाएंगी, सारा कुछ वहां अवेलेबल होगा, मुलजमान भी अवेलेबल होंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा। और अब जो मजे की बात है कि अब इस अदालत के पास प्रोसीडिंग्स कौन कौन सी होनी है। जो मेरा ये क्लेम है कि ये लोग बुरी तरह फंस गए हैं, जो मेरा ये क्लेम है कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि लिंगर ऑन किया जा रहा है, जानबूझकर आगे पीछे इधर उधर भागा जा रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे समझ आती है मेरी नाक़िस इल्मी से, वो अब फंस गए हैं, मुलजमान फंस गए हैं। उसकी वजह क्या है? एक प्रोसीडिंग है जी, बच्ची के साथ मिलना चाहता है अगवाकार, जिसने अगवा किया है वो अगवाकार मरकजी मुलजम, वो बच्ची से मिलना चाहता है कि मुझे मेरी मगविया से मिलने की इजाजत दी जाए। एक तो वो मुकदमा उसी अदालत के अंदर होगा, दूसरा वो बच्ची का जिसको उसने अगवा किया, जो उसकी मगविया है, उसका बयान करवाना चाहता है 164 का, तो किसी तरह से बहला के दबाव डाल के, जिस तरह दबाव डालकर उसने दारुल अमान की दरखास्त के ऊपर अंगूठा लगवाया था, वो इस तरह का काम करवाना चाहता है, तो वो मामला भी वहां पर जाएगा। तीसरा, जो इनकी जमानतें हैं वो भी उसी अदालत ने फैसला करनी है। चौथा, जो चलान है वो भी उसी अदालत ने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। पांचवा, जो MLO का फैसला है अब वो भी उसी अदालत में करना है। अब फंस कैसे गए हैं? देखें, आपके पास 5-6 मुकदमात जब हो जाते हैं और वो एक ही अदालत में है, वहीं पे तफ्तीशी खड़ा है, वहीं पे मुलजमान खड़े हैं, वहीं पर मुद्दई मुकदमा खड़ा है, प्रोसिक्यूशन खड़ी है, सारा कुछ जब अवेलेबल है, रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो फिर अब आपके पास ये गुंजाइश तो कम से कम नहीं रहेगी कि आप ये करें कि आप एक चीज के ऊपर मैं बहस करूंगा और दूसरी चीज के ऊपर नहीं करूंगा, एक चीज को मैं फैसला करवा लेता हूं जो मेरे हक में लगती है मुझे, या एक चीज के ऊपर मैं दबाव डाल लेता हूं जो मुझे लगता है कि मुझे रिलीफ मिल सकता है, और बाकी चीजों के ऊपर ना करूं, तो ये मुमकिन नहीं है। अभी तो जमानत की तारीख और बाकी चीजें अलग होंगी, लेकिन अगर कोई तारीख फर्दर होनी भी हुई तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और इस सेम डे के ऊपर सारी प्रोसीडिंग हो सकेगी। लेकिन अब सबसे पहले जो मामला होना है, सबसे पहले तो चीजें जो डिसाइड होनी है वो चलान ने डिसाइड हो जाना है कि चलान यही चलेगा, इस चलान के अंदर किसी रद्दोबदल की जरूरत है, इस चलान के अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, जो कुछ भी है वो क्लियर करने के बाद ये फैसला होना है कि ये चलान चलना है, यही चलान इसी सूरत में, इसी शक्ल में चलना है। तो फिर इसका फैसला हो जाएगा कि सबसे पहले ये चलान एक्सेप्ट किया जाता है और इसके मुताबिक तमाम मुलजमान को तलब किया जाता है और वो मुलजमान आए और मुलजमान आकर अपनी फर्द जुर्म लगवाएं अपने ऊपर, और उसके बाद फिर अपनी शहादतों के लिए तैयार हो जाएं, अपने मुकदमे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं।
दूसरी चीज, जो 2 दरखास्तें 164 और बच्ची से मिलने वाली, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि वो डिसाइडेड नहीं है, वो बहुत कोई लंबी उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलनी है, वो प्रोसीडिंग नहीं चलनी, वो आप डिसाइडेड समझें कि मेरी जाती राय है, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि वो डिसाइडेड है और वो खारिज है। ना तो अगवाकार को अपनी मगविया से मिलने की इजाजत मिलेगी, ना ही अगवाकार को अपनी मगविया का बयान करवाने की इजाजत मिलेगी। ये सहूलियात, ये प्रिविलेजेस उससे ले ली गई हैं, चूंकि अब उसको मुल्जम डिक्लेयर कर दिया गया है और सिंध पुलिस ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये बंदा जो है ये अगवाकार है। ये पूरे मुनज्जम तरीके से पूरा एक ग्रोह लेकर आया था और बच्ची को कराची से लाहौर लेकर गया था और उसके बाद इसने बच्ची को 3 सूबों के अंदर छुपाए रखा है। तो ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं पुलिस की रिपोर्ट से, पुलिस के कंडक्ट से, पुलिस ने जो चलान सबमिट किया है, पुलिस ने उसके अंदर जो तफसीलात लिखी हैं, ये उससे क्लियर हो चुकी है। अब उसमें से निकलना मुश्किल है, इसलिए ये दरखास्तें खारिज हैं। किसी मुल्जिम को, किसी अगवाकार को उसकी मगविया से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती जब तक उसकी सजा जजा का फैसला नहीं हो जाता या बच्ची की कस्टडी का फैसला नहीं हो जाता। तो ये क्लियर कर लें। उसके बाद 164 का बयान भी अदालत को साफ नजर आ रहा है कि एक अगवाकार है, वो अगवा साबित हो चुका है चलान के अंदर, एक अगवा क्लियर हो चुका है, बड़ा भाई उसका ये कन्फेशन कर चुका है, वो जो मर्जी कहता रहे, और उससे कबल उसने कई बयानात के अंदर डिफरेंट तरह के बयानात दिए हुए हैं जिस वजह से अब वो फंस रहा है। तो जब इस तरह की चीजें क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद आप अगवाकार डिक्लेयर हो जाते हैं और आप, पुलिस तो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही। पुलिस ने कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं किया। जब से ये मामला नया चलान आया है, पुलिस नहीं सपोर्ट कर रही कि इस बंदे को मिलने दिया जाए, क्योंकि ये मिलेगा तो यकीनी तौर पर प्रेशराइज करेगा अपनी उस मगविया को, जिस मगविया को इसने पहले 3 सूबों में रखा और उसके मुंह से उसके खानदान, उसके पता नहीं किन किन लोगों के खिलाफ बातें बकवाई, और वो सारा कुछ जो इसने किया और जिस तरह से इसने मान लिया कि मैंने दबाव डालकर बच्ची को दारुल अमान शिफ्ट करवाया, मैंने किस तरह से बच्ची को घर से निकाल दिया, और वो सारी जो दरखास्त है वो दारुल अमान वाली वो हमारे सामने बार बार आ जाती है। तो वो सारी चीजें जो है वो इनके गले पड़ गई हैं। अब इनको ना तो वो 164 का बयान करवाने का रिलीफ मिल रहा है। तीसरी चीज है MLO, जो आप MLO के लिए परेशान है। एक तो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोगों की जो कमेंट्स हैं वो थोड़े नेगेटिव होते हैं। अदलिया के ऊपर इस तरह की बात नहीं करते। ये इतना आसान नहीं है कि एक इस तरह के केस के लिए, देखिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बेशुमार केसेस चल रहे हैं। मैं इस केस के साथ जुड़ा हूं, मेरी तकलीफ है अपनी जगह, आपके सेंटिमेंट्स अपनी जगह, तमाम चीजें ठीक हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि हम इस एक केस के लिए अगर कोई 2-4 तारीखें हो जाती हैं तो उसके लिए हम अदलिया के ऊपर डायरेक्टली ऐसे एलिगेशंस लगा दें कि अब जजेस बिक गए, फलां हो गया, तो ये मुनासिब नहीं है। एक तो इस चीज को बदलें, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल को समझें। ये चलता है, ये सारी चीजें सिस्टम का हिस्सा हैं। एज सच कोई बहुत ताखीर नहीं हुई और बहुत लंबा केस नहीं हुआ। आप लोगों को थोड़ा सा महसूस इसलिए होता है क्योंकि आप लोग 2-4 महीनों से इस केस को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग अपना खसूसी टाइम निकालते हैं और उस केस को देखने के लिए, उसकी अपडेट्स लेने के लिए आप लोग लगे रहते हैं। और यही वजह है कि जो लोग अपडेट्स दे रहे होते हैं वो लोग फिर जब कोई अपडेट नहीं होती तो कोई एक तैयार कर लेते हैं, जिससे मैं जाती तौर पर समझता हूँ चीजें खराब होती हैं। लेकिन वो उन लोगों की जिम्मेदारी है। आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप अगर इस केस को देख रहे हैं तो आपको इसके अंदर जो पॉजिटिव साइड है उसको भी देखना है। और सेकेंडली, अगर ये जो ताखीरें होती हैं, ये थोड़ा बहुत लिंगर ऑन चीजें होती हैं, जो अभी मैं समझता हूँ ये लिंगर ऑन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मुकदमात हैं, इसके अलावा जो मुकदमात हैं वो तो इससे भी बहुत लंबे लंबे चलते हैं। इसमें तो हर रोज, हर हफ्ते के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 तारीखें होती हैं। कोई कहीं पे प्रोसीडिंग चल रही है, कोई कहां पे प्रोसीडिंग चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला को बिला वजह ताखीर का शिकार है, कतन ऐसा नहीं है। और ये आप लोग अपने ज़हन से निकाल दें कि ये इतना आसान है कि इस छोटे से केस के लिए ये 2-4 छछूंदरें जो है वो उठ के जाके जुडिशरी को खरीद लेंगी। अगर इस तरह होने लग गया फिर ना हम वकालत कर सकेंगे, ना हम अदालतों का रुख कर सकेंगे। इस तरह मुमकिन नहीं है। अदलिया का एहतराम करें और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होता नजर आ रहा है। जिस तरह का चलान तैयार हो चुका है, बड़ा स्ट्रॉन्ग चलान है, उसके अंदर पूरी जो हिस्ट्री दी गई है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुल्जमान को निकलने नहीं देंगी। वहां उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इतना आसान नहीं है। देखें, सजाए मौत का मुकदमा तो बन गया, इससे बड़ा मुकदमा क्या बनाया जाए। सजाए मौत ही मैक्सिमम सजा है, जो अगर होनी है तो सजाए मौत होनी है, इससे बड़ी सजा तो नहीं होनी। बंदे को फांसी भी देनी है तो आपने एक दफा देनी है, चाहे 10 दफा फांसी का ऑर्डर लिख दिया जाए अदालत की तरफ से, होती तो एक ही दफा है। बंदे ने तो एक ही दफा मरना है, एक ही दफा लटकना है। तो इससे बड़े ऑफेंसेस तो और हो नहीं सकते। ये सारी चीजें आपके सामने है कि यहां तक तो मामला पहुंच चुका है। जब यहां तक मामला पहुंच चुका है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको
थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, और जैसे ही कोई अच्छी जैसे ही कोई प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी, ट्रायल शुरू हो जाएगा, बेसिकली जो मैं हमेशा जोर देता हूं कि ट्रायल शुरू हो जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी।